डॉक्टर साहिबा, जिस तरीके से अब वाली जो सिचुएशन है और जितनी कह सकते हैं हम कि सेंसिटिव और अनफॉर्चुनेट स्टेटमेंट्स सामने आ रही हैं इसके बाद, सदर ट्रंप ने जिस तरह से कहा कि जंगबंदी जो है वो ख़त्म हो गई है, तो इस सारी चीज़ को, इस सिनेरियो को आप कैसे देखती हैं? गुड मॉर्निंग आपको भी, आपके व्यूअर्स को भी। आपके बुलाने का बहुत शुक्रिया। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है लेकिन अनएक्सपेक्टेड नहीं है। हम पहले दिन से ये समझ रहे हैं, इस पे बात भी कर रहे हैं कि एमओयू जो है वो बहुत फ्रैजाइल है, सीज़ फायर जो है वो बहुत डिसऑनेस्टी पे बेस करती है और स्पॉयलर्स बहुत ज़्यादा हैं, और जो स्पॉयलर्स हैं वो अपना काम करते रहेंगे। तो स्पॉयलर्स ने पहला काम ये किया, स्पॉयलर से मेरी मुराद है इजराइल, उन्होंने पहला काम ये किया कि इस एमओयू के अगेंस्ट लेबनान और इजराइल के दरमियान एक जो है वो एक एग्रीमेंट करवा दिया, जिसकी कोई लीगल जस्टिफिकेशन नहीं है क्योंकि वो पार्लियामेंट में रेटिफाई हो ही नहीं सकता है। कि एमओयू की पहली शर्त ये है कि ये जो हिजबुल्लाह है उनका वो सदरन लेबनान के अंदर मौजूद रहेंगे और इजराइल वहाँ से इनखला करेगा। एमओयू की पहली शर्त ये है, अमेरिका इसको मानकर इस पे साइन करते हैं वर्साई पैलेस में। ट्रंप सारी दुनिया को दिखाते भी हैं कि जी मैंने सिग्नेचर कर दिए, और फिर जो इससे अगेंस्ट एक डील कर लेते हैं उसकी शर्त ये है कि लेबनान जो है वो हिजबुल्लाह को डिसआर्म करेगा, तो इजराइल जो है वो इनखला के बारे में सोचेगा, वो भी चंद इलाकों से ज़्यादा से नहीं। तो यहाँ से ये चीज़ें और ये खटास आपको फिर नज़र आती है कि एक एमओयू जो कि पाकिस्तान ने इतनी मेहनत से, अलाइज से, पार्टनर से मिलकर ब्रोकर करवाया, जिसमें ऐसी चीज़ें भी थी कि अमेरिका जो है उसके लिए फेस कीपिंग भी हो, उनको ऑफ रैंप चाहिए भी था, क्योंकि ट्रंप जो है अपने तेल के ज़खायर, जो हर मुल्क के स्ट्रेटेजिक ज़खायर होते हैं जो उसने अपनी इमरजेंसी के लिए रखे होते हैं, उनको इस्तेमाल कर रहे थे मार्केट्स को मैनिपुलेट करने के लिए। तो जब एक्सपर्ट्स ने कहा कि आपके पास सिर्फ 14 दिन के ज़खायर हैं, उसके बाद मार्केट नहीं मैनिपुलेट होगी, तो उन्होंने कहा कि मुझे ऑफ रैंप चाहिए। पाकिस्तान ने प्रोवाइड किया, मगर उसमें डिसऑनेस्टी थी। आपने एक वो डील करवा दी, फिर अमेरिकन सेंटकॉम ने एक कॉन्फ्रेंस करवाई जिसमें 16 से ज़्यादा ममालिक गल्फ के इकट्ठे किए और उनको प्रेशराइज किया इन अ वे कि आप मिल जाइए हमारे साथ। तो अगेन अमेरिकन जो फोर्सेस हैं वो स्टेट ऑफ होर्मुज़ को ज़बरदस्ती खुलवा लेती हैं। साथ में ओमान पर बहुत शदीद जो है वो प्रेशर भी है, और फिर ट्रंप के बयानात तो हमारे सामने हैं ही। वो किसी भी चीज़ को अगर आप उनको ध्यान से सुने और सीरियस लें तो आप पीस की बात तो नहीं कर सकते। बिल्कुल जी। एक तरफ तो बेतमादी है, इनका प्रॉब्लम है, और दूसरी तरफ ईरान जो है उसने भी तहम्मुल का सामना नहीं किया। वो भी इस जो एस्केलेशन लैडर है उसमें क्लाइंब करना शुरू हो गया, इस एस्केलेशन के ट्रैप में शामिल हो गया। क्योंकि जब ओमानी जो कोस्ट है वहाँ से अमेरिका ने जहाज़ गुजरवाने की अपनी कोशिश जारी रखी, तो इंटरनेशनल लॉ के अंडर ओमानी वाटर्स जो हैं वो ईरानी टेरिटरी में नहीं आते हैं। अब ये एक बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है। पता नहीं हमारे पास मॉर्निंग शो में इतना टाइम होता है या नहीं, कि जो ओपन सीज के रूल हैं उसमें जो साहिल समंदर किसी मुल्क से लगता है 20 नॉटिकल माइल वो उसकी सॉवरेन टेरिटरी होता है, और उसके बाद का 20 नॉटिकल माइल जो है वो होता है उसका बफर जोन, और 40 के बाद जो है ओपन सी स्टार्ट हो जाता है। यहाँ डिलेमा ये है कि ओमान और ईरान के दरमियान टोटल जो साहिली जो समुद्री पट्टी है वो 40 है। तो दोनों मुल्क उस पे टोटल पे क्लेम कर सकते हैं। ओमान कह सकता है 20 किलोमीटर मेरा टेरिटरी है, 20 मेरा बफर है। ईरान कह सकता है 20 मेरी टेरिटरी है, 20 मेरा बफर है। तो दोनों मिलकर उसका कोई निजाम चला रहे हैं। अब अगर ओमानी तरफ से ऑयल टैंकर बाहर से स्नीक आउट करते हैं, उन पे अटैक करना जो है ईरान को थोड़ा सा तहम्मुल का सामना करना चाहिए था, क्योंकि एक सिविलाइजेशन स्टेट होने के नाते हम ईरान से ये तवक्को करते हैं कि वो थोड़ा इस एस्केलेशन का हिस्सा ना बने। अब शदीद बम्बार्डमेंट हो रही है, 80 से ज़्यादा ईरानी मुकामात के ऊपर बम्बार्डमेंट ऑलरेडी हो चुकी है। जिन ऑयल टैंकर्स पे ईरान ने अटैक किया उनमें से एक कतरी है, एक सऊदी अरेबिया का है। तो वो गल्फ के कंट्रीज जिनको हम दोस्त ममालिक को इकट्ठा करें, तो हमारी पोजीशन अर्नेस्टली बहुत ऑकवर्ड हो गई है। बिल्कुल ठीक है। और इस वक्त जो सिचुएशन आपने बताई है
ओमान और ईरान आपस में बातचीत भी कर रहे हैं, उनका एक इजलास भी हो चुका है कि वो इस रूट को खुद से देना चाहते हैं। 2 ईरान के पास है, 1 ओमान के पास है, और ओमानी रास्ते से जो है वो अमेरिका इसको जो है यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहा है। अभी आप क्या देख रही हैं, क्या सिचुएशन हो सकती है? जिस तरह से जंग ख़त्म हुई, जंगबंदी हुई और उसके बाद हमने देखा जंग दोबारा शुरू हुई, तो क्या जंगबंदी भी दोबारा शुरू हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। जो मेरी इंफॉर्मेशन है, 11 जुलाई को दोनों पार्टीज दोबारा पाकिस्तान में बैठने के बारे में बात कर रही हैं। अब पता नहीं कितना एस्केलेट कर चुकी हैं कि अब बात से इधर उधर हो जाए, लेकिन अभी भी हमें तो उम्मीद है, क्योंकि पाकिस्तान इसमें सिर्फ ईरान और अमेरिका की जंग तो नहीं रुकवा रहा। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है एकेडमिया की भी, इंटेलिजेंसिया और मीडिया की भी, कि हम इसको एक सिंगुलैरिटी पे प्रेजेंट कर रहे हैं, सिंगुलैरिटी पे समझ रहे हैं। पाकिस्तान इस जंग को रुकवाने के साथ साथ इस पूरे रीजन के अंदर एक सिक्योरिटी फ्रेमवर्क पे काम कर रहा है, जिसके पीछे जो विजन है वो चाइना का और पूरे रीजन की बैकिंग है। ये कोई इस्लामिक नेटो टाइप चीज भी नहीं है। इस रीजन के जितने ममालिक हैं, इस्लामी और गैर इस्लामी, सब के सब मिलकर अपना एक सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बना रहे हैं। वो बन नहीं सकता जब तक कि फलस्तीन का मसला हल ना हो जाए और जब तक कि ईरान पे होने वाली जंग ना रुके। तो हम इन दोनों फ्रंट्स पे काम इसलिए भी बहुत शिद्दत से कर रहे हैं कि हम उस ब्रॉडर डील और ब्रॉडर फ्रेमवर्क का हिस्सा है, जो कि सेंट्रल एशिया, जो कि ईस्ट एशिया, गल्फ के कंट्रीज, इवन के मीना रीजन जो है, फिर चाइना, फिर रशिया, हम सब मिलकर यहाँ पे मल्टीपोलैरिटी पे काम कर रहे हैं। लेकिन उसमें होता यह है कि ईरान तो ऑलरेडी आइसोलेटेड है, एक पड़ोसी अजरबैजान से उनकी नहीं बनती, तुर्की का वो नाम ढंग से नहीं लेते, गल्फ के कंट्रीज के साथ भी उनकी नहीं बनती। वो बहादुर जरूर हैं, हमारे भाई हैं हमारे, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, मोहब्बत में भी ये जरूर होता है कि आप क्रिटिकल इवैल्यूएशन हर चीज की करते हैं। तो उन्होंने जो विक्ट्री हासिल की है दुनिया के सामने, और गल्फ के कंट्रीज उनसे खौफजदा है, वो एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम के तौर पर इस रीजन के अंदर हमेशा से प्रेजेंट किए गए हैं। उनके कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो इर्द गिर्द रहने वाले मुल्क जो उनको ऑलरेडी पसंद नहीं करते, उनके लिए मजीद प्रॉब्लम मत क्रिएट करे। और उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने में हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, क्योंकि हम एक सिक्योरिटी फ्रेमवर्क पे काम कर रहे हैं, तो उसमें हम बहुत ऑकवर्ड। ठीक है, तो डॉक्टर साहिबा, अब शुरू से लेकर अब तक हमने बड़ा कॉशियस ऑप्टिमिज्म का मुजाहरा किया है और हमें लग रहा था कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो जाएगी। डेफिनेटली 60 दिन का वक्त जो है वो कम है, मज़ीद टाइम भी लगेगा और शायद कोई फ्रेमवर्क जो है इन फ्यूचर रेडी हो जाए। लेकिन अभी जितना क्रूशल टाइम चल रहा है, रहबर आला की जो तदफीन है उसके मराहिल चल रहे हैं। आज तदफीन उनकी मशहद में होनी है और वो जुलूस और वो जिस तरीके से उनकी जो आवाम है उनके साथ इजहार कर रही है अपनी मोहब्बत का, यकजहती का। और इस सिचुएशन में ट्रंप ऑलरेडी बार बार ये स्टेटमेंट दे चुके थे। उनकी वैसे हमेशा ही स्टेटमेंट्स डैमेजिंग स्टेटमेंट्स रही हैं पूरे मामले में। अगर हम देखें तो ये कह रहे थे कि वो चाहते तो वो अटैक कर देते, और मैं तो हैरान हूँ कि जिस तरीके से लोग अब बाहर निकल रहे हैं उनके लिए। तो इस सिचुएशन में ये ट्रंप के खुद के लिए कितना डैमेजिंग हो सकता है, उनकी पॉपुलैरिटी कितनी कम हो सकती है, आगे मिड टर्म इलेक्शंस भी हैं, तो इस पर आप क्या कहती हैं? उनके मिड टर्म इलेक्शन सारे के सारे टिके हुए हैं उनकी एपेक लॉबी पे। हम समझते हैं शायद मिड टर्म इलेक्शन में उन्होंने कोई जाके पब्लिक से वोटिंग मांगनी है या ये, तो उसमें बहुत ज्यादा उसका इन्हिसार ये है कि उनकी डोनर क्लास उनके पीछे खड़ी है या नहीं। अगर उनकी डोनर क्लास पूरा सेनेट जो है वो खरीद कर उनके अगेंस्ट कर देती है तो वो मिड टर्म से गए। तो उनका मिड टर्म जो है डोनर को, एपेक लॉबी को और ज़ायनिस्ट को किसी ना किसी की किस्म की कोई विक्ट्री या कोई तसल्ली देने पर मुनहसर है, ना कि अमेरिका फर्स्ट और अमेरिकन को खुश करने पे मुनहसर है। तो जब अगले इलेक्शन 2028 के आएंगे उसका मैंडेट अलग होगा, वो लोगों का अलग हिसाब किताब होगा। मिड टर्म जो है वो सारे के सारे टिके होते हैं कि आपके पीछे जो है आपका सेनेट है कि नहीं है, अपर हाउस लोअर हाउस आपके पास है या नहीं है, और वो है या नहीं है, उनके ऊपर कितनी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है। तो मिड टर्म के अलावा अगर देखा जाए तो ट्रंप के लिए ये इसलिए भी बहुत डैमेजिंग है कि ट्रंप इससे भी ज्यादा एस्केलेट कर ले। हम ईरान को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन ये कि ईरान अगर 1 to 10 के स्केल पे देखा जाए तो उन पे जंग मुसल्लत की गई है और वो उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, सह रहे हैं। उन पे जो क्रिटिसिज्म है वो दुख की वजह से। ये बात भी डॉक्टर शाजिया जरूरी है करना, क्योंकि ईरान जो है वो कर तो रहा है एब्जॉर्ब और बिलाशुबा उन पर मुसल्लत की गई है,
लेकिन इस सूरत हाल में जबकि आखिरी रसूमात जारी थी आयतुल्लाह खामनाई साहब की, उस दौरान थोड़ा सा तहम्मुल का मुजाहरा आपको नहीं लगता कि दोनों फरीकैन की जानिब से होना चाहिए था? क्योंकि अमूमन जो रिवायती जंग होती है उसमें भी इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है जब आप तदफीन करते हैं अपने शोहदा की। तो इस दौरान ईरान को पहले हमला नहीं करना चाहिए था और अमेरिका को उन हमलों का जवाब नहीं देना चाहिए था जबकि आखिरी रसूमात जारी थी? बिल्कुल ईरान को अटैक नहीं करना चाहिए था। दोस्त ममालिक के टैंकर्स थे, मुल्क के दुनिया के अंदर इस कदर जो है वो क्राइसिस है, बहरान है। अगर ट्रंप ने ये सोचा कि मार्केट को स्टेबल करने के लिए ओमानी कोस्ट से हम चोरी छुपे जो है, आपका रोप भी है, आपसे चोरी छुपे वहां से गुजर रहे हैं, आप इसे इस्तेमाल कर लें कि जी हमसे छुप छुप के यहाँ से गुजर रहे हैं वगैरह वगैरह। लेकिन अब बिल्कुल सही तरफ इशारा कर रहे हैं कि उन्होंने फ्यूनरल पे के दौरान भी अटैक किया, हालांकि उन पे इंटेलिजेंस की हमारी तरफ से पूरी सपोर्ट थी। और आप शायद हम उतना बता नहीं सकते ऑन एयर कि हम इतनी ज्यादा उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने फ्यूनरल को भी पॉलिटिकली इस्तेमाल किया। उन आयात की सूरत में भी आपने देखा होगा और गौर किया होगा कि हर मुल्क के लिए एक डिफरेंट आयत थी, जिसके साथ उनकी दुश्मनी है उसको मुनाफिकीन की आयत जो है वो सुना रहे हैं। देखें डेलीगेशंस हमारे इंसिस्ट करने पे गए हुए थे, उनकी कोई हंकी डोरी जो है वो ईरान के साथ नहीं थी। सिविलाइजेशनल राइवलरीज हैं। ईरान को भी ये समझना चाहिए कि सऊदी अरेबिया जैसा डेलीगेशन जो है या तुर्की जैसा डेलीगेशन वो आउट ऑफ द गुडविल वहाँ पे किसी के फोर्स करने पे भी जा सकते हैं। आप उनको सामने खड़ा करके उनकी तौहीन कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं हक और बातिल की और आपके लिए इबरत की निशानियां हैं इसके अंदर। आप इस जनाजे को पॉलिटिकली ना भी इस्तेमाल करते तो आपके बड़ेपन में कोई कमी नहीं आ जानी थी। तो ये बहुत सी चीजें हैं जो इनको नहीं करनी चाहिए थी। और सऊदी अरेबिया जो हमारे कहने पे इंसिस्ट करने पे गल्फ पूरा वहां पे इकट्ठा हुआ था, हम उनके सामने ये है कि जी ये ईरानी है जिनसे आप हमारे रिप्रोच करवाते फिर रहे हैं और हमारी लाइनें सीधी करवा रहे हैं, वो हमें सब सामने जनाजों पर खड़ा करके दुख की हालत में हमें मुनाफिक इससे हमारी रिप्यूट भी डैमेज हुई है। आप दुरुस्त फरमा रही हैं डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शाजिया अनवर शीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। करंट सिचुएशन हम डिस्कस कर रहे थे, अभी ब्रेक पर जाएंगे।